हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट एसएसटी यानी पेपर 2 का। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा जो 18 नवंबर 2012 में पूछा गया था। ठीक है ना। हम लोग कल किए थे 29 जनवरी 2012 में जो हुआ था वो क्वेश्चन को हम लोग किए थे। और आज हम लोग करेंगे 18 नवंबर 2012 यानी 2011 का कंप्लीट हो गया है। 2012 नवंबर जो हुआ था जनवरी में वो भी कंप्लीट हो गया और ये 18 नवंबर का है। ठीक है ना। और ये क्लास आज 2 है। ठीक है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। एम है महाजनपद काल, बीम है गुप्त काल और सीम है हड़प्पा सभ्यता और डीम है वैदिक काल। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। क्या हो जाएगा? तो महाजनपद काल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के जो चारों ओर सूर्य को चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो एम है कक्षीय समतल, बीम है प्रदीप्तीय वृत्त और सीम है घूर्णन और डीम है परिक्रमण। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। जब पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की चारों ओर घूमते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। और फिर पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर लगाने में मतलब परिक्रमण पूरा करने में कितना दिन लगता है दोस्तों? तो ये लगता है 365 दिन और 6 घंटा। कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटा लगता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ डैश डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना है। तो दोस्तों एम है अरण्यक, बीम है पुराण और सीम है उपनिषद और डीम है वेद। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। कौन सा जाति? तो मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों? तो एम है दुर्ग और बीम है कुल्लू और सीम है छोटा नागपुर और डीम है बस्तर। तो बताइए कहाँ पर मुंडा जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों ये कहाँ पर करती है? तो ये छोटा नागपुर में करती है। और ये छोटा नागपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है दोस्तों। ठीक है। और झारखंड के अलावा फिर बिहार में भी है और पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में ये जनजातियाँ अब पाई जाती है। और इसका भाषा क्या है दोस्तों? तो इसका भाषा है, क्या है भाषा? तो इसका भाषा है मुंडारी। क्या है? तो मुंडारी है। ठीक है ना। इसका भाषा मुंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। क्या कहा जाता है? तो रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किस अधिकार से है? तो जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या है? ये जीवन की
अधिकार है। क्या है? तो जीवन की अधिकार है, ठीक है ना। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ये खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन है दोस्तों? एम है गुरु गोविंद सिंह, और बी है गुरु तेग बहादुर, और फिर सी है गुरु नानक देव, और डी है गुरु अंगद देव। तो बताइए दोस्तों, इसमें से में कौन है जो खालसा की स्थापना किया है? तो दोस्तों खालसा सिख धर्म के विविधता है, और ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है गुरु गोविंद सिंह ने किया है। कौन किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। और 1600 कितना में? तो 1699 में, ठीक है ना। 1699 में बैसाखी वाले दिन किया है, ठीक है ना। और ये 10वें गुरु है दोस्तों। क्या है ये? 10वें गुरु है और अंतिम गुरु है, ठीक है ना। ये गोविंद जो है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। क्या है? अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? एम है हुमायूं, बी है जहांगीर, और सी है अकबर, और डी है शाहजहां। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो दोस्तों ये आगे बढ़ाने वाला कौन है? तो ये है सी ऑप्शन, अकबर ने अकबर है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रानी चन्नम्मा, बीम है नाना फडणवासी, और डीम है अहल्याबाई होलकर, और डीम है रानी लक्ष्मीबाई। तो बताइए, ये कित्तूर के ब्रिटिश विरोधियों आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो ये कर रहे थे रानी चन्नम्मा ने, ठीक है ना। किसने? तो रानी चन्नम्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थान, लोग, वस्तु के वह प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? तो एम है पर्यावरण, बीम है जैविक संसाधन, और सीम है स्थलमंडल, और डीम है परिवेश। तो बताइए दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों पर्यावरण। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण कहलाएगा। चारों तरफ जो घेरे हुए चीज रहता है और घेरे हुए है उससे क्या कहते हैं? तो पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? एम है समताप मंडल, और बीम है वायुमंडल, और सीम है क्षोभ मंडल, और डीम है आयन मंडल। तो बताइए दोस्तों, हवाई यान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा परत होता है? तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है ना। समताप मंडल है जो कि हवायान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी कोहरा या मौसमी घटनाएं नहीं होती है, उन सारी चीज़ों से मुक्त होती है, ठीक है ना। क्या होती है? तो उसमें उससे मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पिंड जिनमें अपने ऊष्मा के प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब कोई शिलाखंड दबदबा कठोरता के कारण परतदार शैली से बदल जाते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ए है अवसादी सेल, और बी है प्रारंभिक सेल, और सी में है अग्नीय सेल, और डी में है यांत्रिक सेल। तो दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। क्या हो जाएगा, तो अवसादी सेल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीक का लाभ उठाती है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो एम है बाजार व्यवस्था, और बीम है असेंबली लाइन उत्पादन, और सीम है औद्योगिकी तंत्र, और डीम है औद्योगिकी क्षेत्र। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृति नहीं होती है। ए है शीतोष्ण सदाबहार, बी है शीतोष्ण पर्णपाती, और सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी इसका पत्ता हमेशा एक साथ नहीं गिराते हैं, गिराते हैं पत्ता पर एक साथ नहीं गिराते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, तो एक साथ पत्ता नहीं गिराते हैं, ये हमेशा हरा भरा ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च कानून निर्माण स्थान है। एम दिया हुआ है राष्ट्रपति, बी में है न्यायपालिका, सी में है संसद, और डी में है प्रधानमंत्री वे उसका मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च कानून निर्माण स्थान कौन है, तो ये है संसद है। क्या है दोस्तों, तो संसद है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं के किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एम है प्रभुसत्ता, और बी में है राजतंत्र, और सी में है स्वेच्छाचारी, और डी में है धर्मनिरपेक्षता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, ए है बेकार संसाधन, और बी में है मूल्यवान संसाधन, और सी में है संभावित संसाधन, और डी में है वास्तविक संसाधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन संभावित संसाधन। क्या हो जाएगा, तो संभावित संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे कि अभी नहीं कर रहे हैं उसका उपयोग, आने वाले फ्यूचर में इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि भारत में ही लद्दाख में जो पाया गया यूरेनियम है उसे संभावित संसाधन ही कहा जाता है, और उसे आने वाले दिन में उसको प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण। एम है तुर्की व अफगान शैलियों का, और बी में है तुर्की एवं फारसी शैलियों का, और सी में है अरब व भारतीय शैलियों का, और फारसी एवं भारतीय शैलियों का। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का। क्या हो जाएगा, फारसी एवं भारतीय शैलियों का। मतलब मुगल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामिक एवं भारतीय कला का
मिश्रण रूप है, ठीक है, जिसमें ये फारस, तुर्की और मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल और जौनपुर स्थानों की शैलियों का अनोखा मिश्रण है। नेक्स्ट है भारत की मानक देशांतर। भारत की मानक देशांतर क्या है दोस्तों? 82 डिग्री देशांतर पूर्व देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर और 82 डिग्री पूर्व देशांतर, यानी दो एक ही ऑप्शन में लिखा गया है। टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। तो फिर भारत की जो मानक देशांतर है वो क्या है दोस्तों? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है ना। क्या है? 82.5 डिग्री, ठीक है। और ये कौन कौन राज्य से होकर के कट करके जाती है? तो ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। और कौन कौन से होकर के जाती है दोस्तों? तो 1 में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और दूसरा में हो जाएगा फिर मध्य प्रदेश, और तीसरा में हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथा में हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और पांचवा में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, और ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। ए है स्थानांतरित कृषि, बी है निर्वाह कृषि, और सी है वाणिज्यिक खेती, और सी है गहन कृषि। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाणिज्यिक खेती, ठीक है ना, या कृषि बोल लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए में है सौर ऊर्जा, और बी में है ज्वारीय ऊर्जा, और सी में है जीवाश्म ऊर्जा, और डी में है पवन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो जीवाश्म ऊर्जा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ए में है औपनिवेशीकरण, और बी में है पुनर्जागरण, और फिर महासंघ और व्यापारी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन, औपनिवेशीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि, अब क्यों प्रचुर है? ए में है तट के साथ गर्म धारा बहती है, और बी में है गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन है, और फिर सी में है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, और डी में है तंद्रुती तटीय क्षेत्र है। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा? कौन सा? तो ये अमेरिका और पूर्वी तट के जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। और क्यों है? तो दोस्तों गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन। क्या है? गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं मिलने से ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक जैसे मत्स्य बैंकों का विकास हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। मतलब जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ए में है राज्य, बी में है क्षेत्र,
और सी में है सीमा और डी में है निर्वाचन क्षेत्र। तो बताइए दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ए में है स्वदेशी आंदोलन, बी में है होम रूल आंदोलन और सी में है भारत छोड़ो आंदोलन और डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने 12 मार्च कितना? तो 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। और गांधी जी ने साबरमती से कितना अनुयायियों को लेकर के गए थे? तो ये 78, ठीक है ना। और दांडी मार्च किया 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था। कब? तो 5 अप्रैल को। कब पहुंचा था? तो 5 अप्रैल को पहुंचा था और इसे तोड़ा था, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर एम है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है और बीम है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया नया केवल स्वतंत्रता पर प्राप्ति के लिए पश्चात मिली। सेम है कि यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं और डेम है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। क्या है? 8 मान्य रूप है दोस्तों। तो सत्य कौन है दोस्तों? डी ऑप्शन सत्य है। 8 मान्य रूप है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। और ये कौन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों पहला में है, देखिए पहला हो जाएगा भारतनाट्यम, और ये कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। और फिर दूसरा में हो जाएगा क्या? तो कथक, और ये कथक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर तीसरा में क्या होगा? तो तीसरा में हो जाएगा कथकली, यानी केरल में, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा? तो कथकली केरल में हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा मोहिनी अट्टम, यानी ये भी केरल में, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ? तो केरल में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? छठा में हो जाएगा फिर मणिपुरी मतलब मणिपुर में, और छठा में है ओडिसी यानी उड़ीसा में। और कुचिपुड़ी, एक क्या है? कुचिपुड़ी है, और ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और सत्रिया ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर ईवीएस में भी आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? अपर्दन स्थल रूप है हिमोड़, छत्रकशिला और लोएस और डेल्टा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जो अपर्दन स्थल है उसे बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये छत्रकशिला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ये जो छत्रकशिला है ये मरुस्थल भागों में कठोर शैल के रूप में ऊपरी और आवरण नीचे कोमल जैसे, मतलब जैसे कि कैसे बनता है? तो ये आप देख रहे हैं ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये छत्रक जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब भारत में राज्य के राज्यपाल, मतलब राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? एम है प्रधानमंत्री, और बीम है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सीम है भारत के राष्ट्रपति, और डीम है संसद। तो बताइए दोस्तों
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसने करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ने करते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये अनुच्छेद कब तक दिया हुआ है? इसका अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद कितना? तो 155, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। मतलब विश्व की 80% लोग जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों एम है उत्तरी अमेरिका एवं एशिया में, और बीम है एशिया व यूरोप में, और सीम है एशिया व अफ्रीका में, और डीम है एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा निवास कहाँ पर करते हैं? तो एशिया व अफ्रीका में करते हैं। कहाँ पर? एशिया व अफ्रीका में, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 80% से अधिक जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, ठीक है ना। और जैसे कि 90% जो लोग हैं उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। ये हो जाएगा विषुववृत्त, और विषुववृत्त के बाद ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो सबसे ज़्यादा इधर निवास करते हैं और इधर काम करते हैं, यानी 90% से अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। जैसे सूफी संतों के जो मकबरे होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? एम है इबादत गाह, और बीम है दरगाह, और सीम है ईदगाह, और डीम है खानकाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरगाह। क्या हो जाएगा? दरगाह, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पढ़ें। एम है यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। बीम है इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, जो कि ये क्या है दोस्तों? गलत है, ठीक है ना। और सीम है व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल सही है, यानी ए और सी जहाँ पर ही होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कितने क्षेत्रफल में है दोस्तों? तो ये 8 कितने? तो 8 इतना 8,296 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? मतलब जो कलिंग है वो वर्तमान में अभी कहाँ है दोस्तों? तो ए में है केरल, और बी में है आंध्र प्रदेश, और सी में है कर्नाटक, और डी में है उड़ीसा। तो बताइए कहाँ है? तो दोस्तों अभी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ये कहाँ चमकता है दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, और बीम है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में, और फिर
केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो दोस्तों बताइए कहाँ पर चमकता है? एक बार, मतलब कम से कम एक बार, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। जैसे कि ये एक ज़मीन है और ये भी एक ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी पट्टी है। इस पट्टी को, ये बड़ा सा ज़मीन है और ये बड़ा सा ज़मीन है, इस ज़मीन को जोड़ रहे हैं। तो इसे जोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं भूसंधि। क्या कहते हैं दोस्तों? तो भूसंधि कहते हैं। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? तो भूसंधि कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सागर है, महासागर है, और ये भी एक सागर है, ठीक है ना। और इससे जो जोड़ रहे हैं, और इस थोड़ी से एक नहर है वो जोड़ रहे हैं दोनों समुद्र को, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं उसे जल संधि कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का एक जो है, ये कौन सा हो जाएगा? तो वो है पनामा का जो है भूसंधि। उसे आप लोग एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। जैसे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो बीच में थोड़ा सा एक पट्टी की तरह है, उसे पनामा भूसंधि कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है दोस्तों? तो एम है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, और बीम है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, और सीम है मनुष्य का तत्कालीन परिवेश, और डीम है पौधे और पशु जगत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन कराएंगे, और फिर NCERT बुक्स जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है वो सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।